नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता परियोजना पर निगरानी रखने के लिए चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की निगरानी के लिए ग्लोबल ट्रैकर को मंजूरी दी। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने लिपजिंग ट्रांसपोर्ट सम्मेलन में ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग ने ऊर्जा संक्रमण में लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स की भूमिका शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी की याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग करने से मना कर दिया है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ने भारत के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को गति देने के लिए बैठक की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता परियोजना पर निगरानी रखने के लिए चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है। 11 सदस्यीय सीपीएससी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हैं। इस समिति का मुख्य कार्य चीता परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना है। ये समिति 2 साल के लिए प्रभावी रहेगी। चीता परियोजना किसी बड़े जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की पहली परियोजना है। क्योंकि चीता पारिस्थितिक तंत्र की एक कीस्टोन प्रजाति है, इसलिए इस परियोजना से खुले वन और घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्बहाल करने, जैव विविधता के संरक्षण आदि की उम्मीद की जा रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित नामीबियाई चीता से पैदा हुए शावकों की मौत हो गई थी और इसी घटना की वजह से सीपीएससी का गठन किया गया है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट चीता की सततता के समक्ष कई चुनौतियां मौजूद हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि चीतों की लंबी दूरी तक आने जाने की प्रवृत्ति होती है, जबकि कूनो नेशनल पार्क के पास बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध है। ये चीते अपने नए पर्यावास में फैल जाने एवं घूमने, शिकार की खोज में निकलने, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए आक्रामकता दिखाने जैसे व्यवहार सीखने में अभी असमर्थ हैं। इन चीतों के पुनर्वास के स्थान पर उनके मूल पारिस्थितिकी तंत्र के समान शिकार आधार नहीं है। जटिल स्थलाकृति और दुर्गम इलाके होने और कुशल कर्मियों के अभाव के कारण चीतों के स्थानांतरण के बाद उनकी निगरानी में कठिनाई पैदा हो रही है। देश भर में जंगलों में आवारा कुत्तों की बड़ी आबादी पाई जाती है। ये कुत्ते पार्वो वायरस जैसे रोग जनकों के वाहक होते हैं, जो कि चीतों के लिए घातक होते हैं। सीपीएससी को सौंपे गए जो कार्य हैं, उनमें कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी करना और मध्य प्रदेश वन विभाग तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सलाह देना है। चीतों के पर्यावास को इको टूरिज्म के लिए खोलने पर निर्णय लेना और इस संबंध में विनियमों का सुझाव देना है। वहीं परियोजना गतिविधि में स्थानीय समुदाय को शामिल करने के तरीकों पर सुझाव देना शामिल है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की निगरानी के लिए ग्लोबल ट्रैकर को मंजूरी दी। विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने एक नई ग्रीन हाउस गैस निगरानी पहल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच को मंजूरी प्रदान की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में हीट ट्रैपिंग गैसों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई में मदद करना है। ये पहल अंतरिक्ष और भूमि स्थित सभी पर्यवेक्षण प्रणालियों और मॉडलिंग तथा डेटा समावेशन सुविधाओं को एक ही तंत्र के अधीन करेंगी। वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसेस के भूमि और अंतरिक्ष से पर्यवेक्षण या मॉडलिंग संबंधी उत्पादों को समय पर या फिर व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद नहीं है। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच और इसकी इंटीग्रेटेड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित होगा। ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 1989 में स्थापित किया था। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच में 4 मुख्य घटक होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता की निगरानी के लिए भूमि आधारित तथा उपग्रह आधारित पर्यवेक्षणों का एक व्यापक, निरंतर और वैश्विक सेट है। गतिविधि संबंधी डेटा और प्रक्रिया आधारित मॉडल्स के आधार पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का पूर्वानुमान। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस चक्रों को दर्शाने वाले वैश्विक हाई रिजोल्यूशन पृथ्वी प्रणाली मॉडल्स का एक सेट, मॉडल और डेटा समावेशन प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ एक तंत्र जो पर्यवेक्षणों को आदर्श गणनाओं के साथ बेहतर तरीके से संयोजित करेगी। इससे उच्च सटीक उत्पाद प्राप्त होंगे। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच के महत्व की अगर हम बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैसों के स्रोतों और सिंक का बेहतर आकलन कर सकेगा। साथ ही जीवमंडल, महासागर और परमाफ्रॉस्ट वाले क्षेत्रों के साथ उनके संबंधों को भी स्पष्ट किया जा सकेगा। और आइए अब आपको बताते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। WMO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1950 में WMO कन्वेंशन को अपनाने के बाद एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई है, जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी। ये पृथ्वी के वातावरण की स्थिति और व्यवहार, भूमि एवं
महासागरों के साथ इसकी अंतःक्रिया और इसके द्वारा उत्पन्न मौसम और जलवायु तथा इनके परिणाम स्वरूप जल संसाधनों के वितरण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के प्रति समर्पित एक संस्था है। WMO के 193 सदस्य देश हैं और राज्य क्षेत्र हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है। विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस इसकी सर्वोच्च संस्था है और ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। और अगला टॉपिक है परिवहन से जुड़ा। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने लिपजिंग ट्रांसपोर्ट सम्मेलन में ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की। ट्रांसपोर्ट आउटलुक रिपोर्ट एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट वर्ष 2050 तक वैश्विक परिवहन मांग और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर अलग अलग नीतिगत उपायों के प्रभावों का परीक्षण करती है। इस रिपोर्ट में परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसका अर्थ है सार्वजनिक परिवहन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे में निवेश करने से उच्चतर वहन क्षमता वाले परिवहन साधनों के संचालन को बढ़ावा मिलेगा। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों में कहा गया है कि परिवहन का विकार्बनीकरण करने से सड़क, रेल और बंदरगाह जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश की आवश्यकता को कम किया जा सकता है। यदि परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण प्रक्रिया में तेजी लाई जाती है तो परिवहन क्षेत्र 2019 की तुलना में अगले 25 वर्षों में CO2 उत्सर्जन को लगभग 80% तक कम कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ऊर्जा बाजारों में उथल-पुथल और जीवन यापन की लागत के संकट ने परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण के प्रयासों को जटिल बना दिया है। और आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख सिफारिशों की। भविष्य की गतिशीलता और बुनियादी ढांचे के लिए व्यापक रणनीति विकसित करने की जरूरत है। वैकल्पिक ईंधनों और वाहन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को अपनाने की प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है। मल्टी मॉडल और संधारणीय परिवहन नेटवर्क को बढ़ावा देना चाहिए। शून्य उत्सर्जन वाले सड़क वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए लक्ष्य आधारित आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए और साथ ही उच्च उत्सर्जन वाले वाहनों के शहरों में आवागमन को निषिद्ध किया जाना चाहिए। ईंधन उत्पाद शुल्क के माध्यम से और अधिक दूरी आधारित मूल्य निर्धारण लागू करके कार के उपयोग पर कर लगाने की वर्तमान पद्धति में सुधार करना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ये एक अंतर सरकारी संगठन है। ये राजनीतिक रूप से स्वायत्त किंतु प्रशासनिक रूप से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के साथ एकीकृत संगठन है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के 64 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है। ये परिवहन नीतियों के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और साथ ही परिवहन मंत्रियों के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन भी करता है। ITF यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम एकमात्र ऐसा वैश्विक संगठन है जो सभी परिवहन साधनों को शामिल करता है। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र पर आधारित है। नीति आयोग ने ऊर्जा संक्रमण में लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स की भूमिका शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में ऊर्जा संक्रमण की प्रक्रिया में तेजी लाने में लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स की क्षमता पर बल दिया गया है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बड़े रिएक्टरों की मजबूत क्षमता के पूरक के रूप में कार्य करके ये योगदान देते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक SMR उद्योग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक ही समय में बड़ी संख्या में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स प्रौद्योगिकी विकल्पों का विकास करना चुनौती है। इसके अलावा सीमित वित्त पोषण और पूरी तरह से विकसित परिचालनात्मक निर्माण प्रतिष्ठान की अनुपस्थिति महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। इस रिपोर्ट में भी कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि घटकों और मॉड्यूल्स के डिजाइन का मानकीकरण किया जाना चाहिए। इसके अलावा मौजूदा सुरक्षा आकलन पद्धति को अपडेट किया जाना चाहिए। कम लागत वाले वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही मिश्रित वित्त, ग्रीन बॉन्ड जैसे नवीन वित्त पोषण साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग, डिजाइन, परीक्षण आदि की मूल्य श्रृंखला में आवश्यक कुशल कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं। इनकी प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है। और आइए अब समझते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। स्मॉल यानी कि भौतिक रूप से एक पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के एक छोटे हिस्से के बराबर होता है। मॉड्यूलर यानी कि ये सिस्टम और घटकों को फैक्ट्री में असेंबल करना और इंस्टॉलेशन के लिए इन्हें एक यूनिट के रूप में किसी स्थान पर ले जाना संभव बनाता है। रिएक्टर जिसमें ऊर्जा उत्पादन के लिए ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए परमाणु विखंडन का उपयोग किया जाता है और इस तरीके से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के कई डिजाइन्स हैं, जैसे कि भूमि आधारित जल शीतलीकृत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, समुद्र आधारित जल शीतलीकृत SMRs, उच्च तापमान गैस शीतलीकृत SMRs, तरल धातु द्वारा शीतलीकृत फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम SMRs, मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर SMRs और माइक्रो रिएक्टर्स। और आइए बात करते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका की। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने भारतीय पुलिस सेवा के एक पूर्व अधिकारी की याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग करने से मना कर दिया है। किसी मामले में हितों के संभावित टकराव की स्थिति में एक न्यायाधीश को पक्षपाती नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए वो उस मामले पर सुनवाई करने से बच सकता है या फिर स्वयं को उस मामले से अलग कर सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं उन प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में जिसके द्वारा कोई भी न्यायाधीश किसी सुनवाई से अलग हो सकता है। निमो जुडेक्स इन सुआ कॉसा, यानी कि कोई भी
व्यक्ति अपने हितों से जुड़े मामलों में न्यायाधीश नहीं होगा। वर्ष 1924 में इंग्लैंड के तत्कालीन लॉर्ड चीफ जस्टिस ने रेक्स बनाम ससेक्स जस्टिसेस मामले में ये प्रतिपादित किया था कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए। भारत में न्यायाधीश द्वारा स्वयं को सुनवाई से अलग करने से जुड़ा हुआ कोई संहिताबद्ध नियम नहीं है। मामले से अलग होने का पूरा फैसला पूरी तरह से न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। यदि कोई न्यायाधीश किसी मामले से स्वयं को अलग कर लेता है तो उस मामले को किसी अन्य पीठ को आवंटित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है। सुनवाई से अलग होने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की बात करें तो रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ 1987 वाद है। इस मामले में न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि पूर्वाग्रह की संभावना को निर्धारित करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण शामिल पक्षकार द्वारा प्रकट की गई आशंका की तार्किकता पर आधारित है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम शिवानंदा पाठक 1998 वाद मामले में न्यायालय ने न्यायिक पूर्वाग्रह को किसी मामले या मुद्दे पर एक विशेष तरीके से निर्णय लेने के लिए एक पूर्व निर्धारित राय के रूप में परिभाषित किया था। मामले की सुनवाई से अलग होने के दो और तरीके हैं, जिसमें कि एक है स्वतः, यानी कि जहां पर एक न्यायाधीश स्वयं मामले की सुनवाई से बाहर हो जाता है। दूसरा है जब कोई पक्षकार किसी मामले में न्यायाधीश के पक्षपाती होने या उसके द्वारा अपने व्यक्तिगत हितों को महत्व देने की संभावना जताते हुए उसे सुनवाई से अलग करने की याचिका दायर करता है। अगला टॉपिक है एफटीए से संबंधित। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ने भारत के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को गति देने की बैठक की। ईएईयू ने भारत के साथ प्रस्तावित एफटीए में तेजी लाने का फैसला किया है। ये भारत को संसाधन संपन्न यूरेशिया के बाजारों तक पहुंच प्रदान करेगा। एफटीए दो या दो से ज्यादा राष्ट्रों के बीच आयात और निर्यात की बाधाओं को कम करने के लिए किया गया एक समझौता है। यूरेशिया के साथ एफटीए के महत्व की अगर हम बात करें तो ये दोनों पक्षों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की बास्केट में विविधीकरण लाने में मदद करेगा। एफटीए दोनों पक्षों को तेल, गैस, सोना, हीरा, लकड़ी, फार्मास्यूटिकल, कृषि, विमानन, रेलवे और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने में मदद करेगा। इससे दोनों पक्षों के बीच बेहतर लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी स्थापित हो सकेगी। एफटीए भारत को ज्ञान आधारित सेवाओं का केंद्र बना सकता है। इससे ब्रांड इंडिया की छवि में सुधार हो सकता है। ये भारत और ईएईयू के बीच 5 देशों के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करेगा। ईएईयू क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्था है। इसे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन संधि द्वारा स्थापित किया गया है। इसके सदस्य हैं आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस। इसका कार्य है वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम की मुक्त आवाजाही प्रदान करना। साथ ही ये संधि और यूनियन के भीतर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में समन्वित, सुसंगत और एकल नीति का पालन सुनिश्चित करता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। फोरम शॉपिंग। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने फोरम शॉपिंग की प्रथा की निंदा की। जब वादी या वकील अधिक अनुकूल निर्णय पाने के लिए जानबूझकर अपने मामले को किसी विशेष न्यायाधीश या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं तो उसे फोरम शॉपिंग कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में चेतक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम ओम प्रकाश वाद में निर्णय दिया था कि एक वादी को उसके पसंद के फोरम के चयन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आरबीआई वित्त वर्ष 2023 में अमेरिकी डॉलर का निवल विक्रेता बन गया। वित्त वर्ष 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पॉट विदेशी मुद्रा बाजार में निवल आधार पर 25.52 बिलियन डॉलर्स की बिक्री की है। इससे पहले आरबीआई लगातार 3 वर्षों तक डॉलर का निवल खरीदार था। डॉलर की इस बिक्री का उद्देश्य रूस यूक्रेन संघर्ष और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में वृद्धि के कारण रुपए के मूल्य की अस्थिरता को रोकना था। वित्त वर्ष 2023 में आरबीआई ने डॉलर बेचकर भारी मुनाफा कमाया है। आरबीआई ने डॉलर को निचले स्तरों पर खरीदा था और उसे उच्च मूल्य पर बेचा था। भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो। रूसी हैकर्स ने रैंसमवेयर हमले के जरिए आईआईबी के डेटा को एनक्रिप्ट किया है। भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो यानी आईआईबी की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है। आईआईबी की स्थापना 2009 में की गई थी। इसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने स्थापित किया था। इसका औपचारिक उद्घाटन 2010 में हुआ था। ये 2012 में आंध्र प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक स्वतंत्र सोसाइटी है। भारत में बीमा क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं के भंडार और वैश्लेषिकी को बनाए रखने के लिए यानी कि एनालिटिक्स को बनाए रखने के लिए एकल मंच के रूप में कार्य करना इसका उद्देश्य है। आईआईबी कई हितधारकों को मोटर बीमा से संबंधित कई सेवाएं प्रदान करता है। ये मृत्यु और रुग्णता जांच केंद्र यानी मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी इन्वेस्टिगेशन सेंटर MMIC के परिचालनों का नेतृत्व करता है। ये सेंट्रल इंडेक्स सर्वर का प्रबंधन करता है। ये सर्वर अलग अलग बीमा रिपोजिटरी के बीच एक नोडल पॉइंट के रूप में कार्य करता है। ये बीमा नेटवर्क में सभी अस्पतालों की रजिस्ट्री रखता है यानी कि रोहिणी, रजिस्ट्री ऑफ ऑल हॉस्पिटल्स इन द नेटवर्क ऑफ इंश्योरेंस।
अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अनुदान को मंजूरी दी है। इस अनुदान के माध्यम से हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, सिलचर और बेंगलुरु में यूनानी चिकित्सा केंद्रों के उन्नयन का समर्थन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का मंत्रालय है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। ये इस मंत्रालय के तहत एक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य पहचान किए गए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करना, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और असंतुलन तथा विकास की कमी को दूर करना है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम केवल सामुदायिक परिसंपत्तियों के लिए अवसंरचना संबंधी विकास के लिए मांग संचालित वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा इस परियोजना के तहत विकसित बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियां कैचमेंट क्षेत्रों में रहने वाले सभी समुदायों के उपयोग के लिए होती हैं। जलवायु, पर्यावरण और स्वास्थ्य विज्ञान एवं सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन योजना। विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने जलवायु परिवर्तन को मानव स्वास्थ्य के समक्ष खतरा माना है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के लिए 10 वर्षीय योजना का समर्थन किया है। विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सर्वोच्च निकाय है। इस योजना का उद्देश्य दुनिया भर में वर्तमान एवं उभरती जलवायु संबंधी चरम घटनाओं, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित जोखिमों का सामना करने वाले लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना है। इसे पूरे विश्व में जलवायु, पर्यावरण और स्वास्थ्य विज्ञान तथा सेवाओं के प्रभावी एकीकरण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। WMO विश्व स्वास्थ्य संगठन और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन संयुक्त रूप से वैश्विक ताप स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क को प्रायोजित करते हैं। इस नेटवर्क का उद्देश्य अत्यधिक गर्मी से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए जागरूकता और क्षमता को बढ़ाना है। ब्लेजर। लद्दाख के हानले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला ने BL लेसरटे की चमकदार परिघटना दर्ज की। लेसरटे पृथ्वी से लगभग 950 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक ब्लेजर है। ब्लेजर एक तरह की आकाश गंगा है। इसे ऊर्जा एक विशाल ब्लैक होल से प्राप्त होती है। ये ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और सबसे शक्तिशाली पिंडों में से एक है। ब्लेजर को गामा किरणों, एक्स किरणों और रेडियो तरंगों सहित अत्यधिक ऊर्जावान कणों एवं विकिरणों का उत्सर्जन करने के लिए जाना जाता है। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान ने तरल ईंधन वाली चौथी पीढ़ी की खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इसे खैबर नाम दिया गया है। इस मिसाइल का खुर्रम शहर नाम एक ईरानी शहर के नाम पर रखा गया है। यहाँ 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान भारी लड़ाई हुई थी। खैबर जो कभी एक यहूदी किला था, 7वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा जीत लिया गया था। वर्तमान में ये सऊदी अरब में है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। ये 1500 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसे उत्तर कोरिया की मुसुदन बैलिस्टिक मिसाइल के मॉडल पर तैयार किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल किसी लक्ष्य को साधने के लिए परमाणु या पारंपरिक वारहेड छोड़ने के लिए प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का उपयोग करती है। ये शुरुआती चरण में एक रॉकेट द्वारा संचालित होती है। नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को $285 मिलियन मूल्य की वायु रक्षा प्रणाली की बिक्री को मंजूरी दी है। नासाम्स एक अत्यधिक अनुकूलन योग्य युद्ध सक्षम मध्यम रेंज की वायु रक्षा प्रणाली है। इसमें फिक्स्ड और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट, मानव रहित विमान और उभरते क्रूज मिसाइल खतरों को नष्ट करने की क्षमता है। भारत की प्रमुख वायु रक्षा प्रणालियों की अगर हम बात करें तो इसमें है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, पृथ्वी वायु रक्षा प्रणाली जिसकी रेंज 300 से 2000 किलोमीटर है और उन्नत वायु रक्षा प्रणाली जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। अगला टॉपिक है ई शासित राज्य। केरल भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है। इसने अपने नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं का शीघ्र और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करते हुए कई सेवाओं को डिजिटलीकृत किया है। ई गवर्नेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। यह गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटिंग जैसी सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। ई गवर्नेंस के लिए केरल की कई पहलें हैं, जैसे कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना। इसने इंटरनेट के उपयोग को नागरिकों का एक अधिकार बना दिया है। वहीं ई सेवा नाम के तहत ये तालुक स्तर के कार्यालयों तक 900 सार्वजनिक सेवाओं के लिए एक एकल पोर्टल है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।